हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष शुक्ला आनंद स्टडी हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो उसे सब्सक्राइब कर लें और आइकन बटन दबा दें, जिससे हमारे जो नए वीडियोज़ आए उनकी सूचना आपको मिलती रहे। मित्रों, हम लोग आज पढ़ेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे भारत का संविधान बना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं पहले कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी बनाने की। तो संविधान क्या है उसमें हम लोग पहले जानते हैं कि संविधान एक जो नियम होते हैं, उप नियम होते हैं, उनका एक लिखित दस्तावेज होता है। यह उस देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वहाँ ये संविधान ये निर्धारित करता है कि कार्यपालिका का क्या काम होगा, व्यवस्थापिका का क्या काम होगा, न्यायपालिका का क्या काम होगा। और संविधान जो होता है ये उस देश के उस समाज का दर्पण होता है। वहाँ के रह रहे लोगों के व्यक्तित्व का, उनके मूल्यों का, उनके आदर्शों का एक दर्पण होता है। कोई भी संविधान वहाँ के समाज की स्थिति को भी एक तरह से व्याख्यायित करता है कि वहाँ का समाज किस प्रकार का होगा, कैसे निर्माण होगा। फिर हम आते हैं कि संविधान का महत्व क्या है, क्यों संविधान बनाया गया, इसके महत्व में हम आते हैं। तो पहला तो ये संविधान क्या करता है कि वहाँ पे उसकी उस देश में उसकी सरकार की स्थापना करने में कि उसके वहाँ पे कैसी सरकार बनेगी ये बताता है कि सरकार का रूप क्या होगा। जैसे भारत के संविधान में क्या है, संसदीय दल की सरकार होगी। इसी तरह से अमेरिका में क्या है, वहाँ एक अध्यक्षात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार है अमेरिका में। भारत में क्या है, संसदीय दल की सरकार है। इसी तरह से तो संविधान क्या करता है कि वहाँ पे सरकार का प्रारूप क्या होगा वो बताता है। दूसरा, वो व्यक्ति के और राज्य के मध्य संबंध स्थापित करता है। संविधान क्या करता है, वो राज्य को निरंकुश होने से, कोई भी राजा है या कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है कि उसको तानाशाह न बन जाए, उसके अधिकारों को निरंकुश करता है। और साथ ही साथ वो व्यक्ति के भी कि व्यक्ति का क्या अधिकार है उसको भी बताता है। तीसरा, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का यहाँ से मतलब है कि हर व्यक्ति का यहाँ पे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके समान अधिकार है। विधि के समक्ष कोई भी ऐसा नहीं है कि सामाजिक भेदभाव को मिटाता है। तो ये हो गया कि संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है। अब हम लोग आते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा कहाँ से शुरू हुई। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जब अंग्रेजों का बंगाल पे अधिकार हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी का मतलब उनको राजस्व वहां से वसूलने का अधिकार जब प्राप्त हो गया, तो जब उनको राजस्व अधिकार प्राप्त हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वह व्यापार करने आई थी। लेकिन व्यापार करने के बाद जब उसने यहाँ पे अधिकार कर लिया, यहाँ के राजस्व पर अधिकार कर लिया, तो वहाँ की सरकार, जो वहाँ के लोग बैठे थे, कंपनी की इतनी आय को देखकर उन्होंने क्या सोचा कि इस कंपनी पे धीरे धीरे अपना अधिकार स्थापित किया जाए। ब्रिटिश संसद का अधिकार कंपनी पे किस तरह से हो, इसके लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जब आया तो उसमें क्या था उसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद संवैधानिक विकास में जो भी जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हम लोग बाद में अभ्यास करेंगे। पूरे संवैधानिक विकास के चरण का जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, उसको बाद में हम करेंगे। हमारी PDF भी बनेगी जो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, तीनों प्रेसिडेंसी पर बंगाल प्रेसिडेंसी का अधिकार होगा। इसके अंडर में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर
दोनों प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ कि चार्ल्स गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय परिषद का स्थापना की गई, जो इन सारी प्रेसिडेंसियों में कैसे क्या होगा उसका नियंत्रण करती थी। तीसरा क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में बंगाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसके पहले जज एलिजा इम्पे को बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, तो कौन थे? एलिजा इम्पे। तीसरा क्या हुआ कि तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके, बंगाल, मद्रास और बम्बई, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, ये तीनों प्रेसिडेंसियों का मिला के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो आता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है कि यह कंपनी में एक क्लर्क के रूप में आया था, लेकिन इसने अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से गवर्नर जनरल का पद हासिल किया। बाद में इसके ऊपर जब ये वापस गया बंगाल ब्रिटेन, तो इसके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया। हालांकि ये अपने कार्यों से, उस महाभियोग से तो बच गया, लेकिन ये इतना विक्षिप्त हुआ कि बाद में इसने अपनी आत्महत्या कर ली। तीसरा क्या, चौथा क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको उपहार भारतीयों से या रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस तरह से पहली बार 1773 में एक नियम आया जिसके तहत वहां की बंगाल की सरकार के द्वारा कार्य संचालित किया जाने लगा। 1773 के बाद में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जब कोई कानून बनता है, तो जब उसका कानून को लागू किया जाने लगता है, तो उसकी क्या कमियां रह गई, उसकी क्या अच्छाइयां बाद में निकल के आती हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो दोष थे, जो शासन करने में रुकावट डाल रहे थे, उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको कहा जाता है। ये 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के अधिकारों के बीच में अतिक्रमण जो हो रहा था उसको दूर किया गया। उसमें एक बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र क्या है। सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र और गवर्नर जनरल के कार्य क्षेत्र को अलग अलग परिभाषित किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था एक्ट ऑफ सेटलमेंट का कि इसने जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी जो थे, वो कंपनी के हित में जो कार्य करते थे उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला नहीं चलाया जा सकता था। ये वहां पे बताया गया कि जो भी कंपनी के कर्मचारी कंपनी के लिए कार्य करेंगे उसके आधार पे उन पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तीसरा फिर हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था। वहां 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट ये आया 1784 में।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा गया? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे इसको पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अभी भी कुछ कमियां रह गई थी, उसको यहाँ पे सुधार किया गया। सबसे पहला जो सुधार था वो था कि भारत में द्वैध शासन, भारत में पहली बार द्वैध शासन की प्रणाली जो लागू हुई वो कब हुई? 1784 में। यहाँ पे क्या हुआ कि जो व्यापारिक मामले थे, जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे, वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी देख रहे थे कंपनी के व्यापारिक मामलों को, लेकिन कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे, क्योंकि कंपनी भारत के लगातार क्षेत्रों पर अधिकार करती जा रही थी, तो भारत जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे, राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए एक नए निकाय की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत में जो द्वैध शासन की नींव थी, द्वैध शासन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। द्वैध शासन की जो शुरुआत थी वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू हुई। इसमें एक नया निकाय क्या आया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भारत में राजनीतिक मामलों को देखता था। कंपनी के जो भी राजनीतिक मामले थे वो कोर्ट ऑफ कंट्रोल देखता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था पिट्स इंडिया के तहत, उसमें पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र को, कि ब्रिटिश का के कितने क्षेत्रों तक अधिकार है, वो घोषित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तीसरा परिवर्तन था रेगुलेटिंग एक्ट में, जो 4 सदस्यीय, हमने आपको बताया कि जो 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल के अध्यक्षता में सरकार बनाई गई थी, उसमें एक सदस्य की संख्या घटा के कितनी कर दी गई? 3। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारी चीजें जो भारत के संवैधानिक विकास की है, हम आपको एक फ्लोरा डायग्राम के तहत कि कौन सा कब हुआ और कौन सी चीजें, इसको एक डायग्राम के तहत, फ्लोरा डायग्राम के तहत कि कौन सा एक्ट कब आया, उस एक्ट के तहत क्या क्या परिवर्तन किए गए, ये आपको हम एक फ्लोरा डायग्राम के तहत उपलब्ध करा देंगे। और उसके साथ ही साथ जितने भी संवैधानिक विकास के तहत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो सबका आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो पिट्स इंडिया के तहत क्या हुआ कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक नया निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखता था। दूसरा, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटिश के जो कंपनी का अधिकार कहाँ था, उसकी एक आधिकारिक घोषणा हुई कि यहाँ तक ब्रिटिश का अधिकार है। और चौथा जो था, 4 सदस्य से घटा के 3 सदस्य कर दिया गया। 1784 के बाद 1813 में फिर से एक चार्टर अधिनियम 1813 आया। चार्टर अधिनियम 13 के तहत सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में कंपनी की संवैधानिक स्थिति को बताया गया। उसमें सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि भारत में जो कंपनी की संवैधानिक स्थिति थी, उसको ब्रिटिश क्षेत्र की जो संवैधानिक स्थिति थी उसको परिभाषित किया गया। क्या किया गया? भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की संवैधानिक स्थिति को चार्टर अधिनियम के तहत बताया गया। चार्टर अधिनियम में क्या हुआ कि जो कंपनी का व्यापार करने की समय सीमा थी उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ जो भारत में कंपनी को एक अधिकार प्राप्त था कि वो भारत से केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, ब्रिटिश का कोई नागरिक भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। कुछ सीमाओं के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। और पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति 1813 चार्टर अधिनियम 1813 के तहत की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस चार्टर अधिनियम के तहत थी, वो भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की अनुमति गवर्नर जनरल को चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग आपको किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में मिल ही जाएगा कि किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी को या गवर्नर जनरल को शिक्षा के प्रति खर्च करने की अनुमति दी गई। तो वो है चार्टर अधिनियम 1813। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? 2 चीजें हुई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड नया निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना।
ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र कितना था वो बताया गया, और 4 सदस्य घटाकर 3 सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी कर दी गई। 1813 में क्या हुआ, कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारत में कंपनी के व्यापार को एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कुछ सीमा के अंतर्गत ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए भारत में अनुमति प्रदान की गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण था इस अधिनियम के तहत वो था कि भारत में भारतीयों के लिए शिक्षा के मामले में कंपनी को या गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप वर्ष याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा सीधे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, 1773, 1774, 1781। तो साथ पढ़ते समय आप लोग पढ़िए तो ये जो सन होते हैं, चाहे इतिहास हो और चाहे राज्य व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, इसमें सन याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जब आप इसको पढ़िए तो एक कोरिलेट कर लीजिए। जैसे 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, ये हुआ। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप लोग रट के नहीं पास कर सकते हैं, चीजों पे चिंतन कीजिए। कोई भी जो सफल अभ्यर्थी होंगे वो अलग नहीं होते हैं। बस शिवखेड़ा की एक बुक है जीत, आपकी लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसमें उन्होंने बताया है कि सफल होने के लिए अलग होना जरूरी नहीं है, अलग तरीके से कार्य करना जरूरी होता है। जो भी सफल होते हैं वो क्या करते हैं, आप थोड़ा चिंतन कीजिए। कोई भी जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना शुरू किए तो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़िए कि कब पास हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हुई। उसके बाद जब आइए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, तो फिर यहाँ देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था और सेटलमेंट में क्या हुआ। जब आप चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना शुरू करेंगे आपको याद अपने आप रहेगा, कोई उसमें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो कहीं भी हो, आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। लेकिन जब आप हर एक चीजों को कोरिलेट करते हुए रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, फिर सेटलमेंट में क्या हुआ, फिर इंडिया एक्ट में क्या हुआ, चार्टर एक्ट में क्या हुआ, इन सब चीजों का मैं आपको एक फ्लोरल डायग्राम बना के भी दूंगा किस सन में हुआ, क्या क्या चीजें हुई। बस आप लोग हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और मन लगा के कोई भी परीक्षा कभी भी सफल बनने के लिए 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक तो सतत परिश्रम, पहली चीज सतत परिश्रम, लगातार। ये नहीं है कि आप 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन बैठ गए, लगातार आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन डेली पढ़िए। और दूसरी चीज है धैर्य। सफल होने के लिए अगर आपने ये 2 चीजें कर ली तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 के बाद 20 वर्षों के लिए चूंकि बढ़ा दिया गया था, तो 1813 के बाद 1833 में चार्टर अधिनियम 1833 आया। इसमें क्या क्या चीजें थी उसको हम लोग जान लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 जो 1813 में कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, जब 1833 में पूरा हुआ तो फिर से चार्टर अधिनियम 1833 आया। चार्टर अधिनियम 1833 की जो मुख्य विशेषताएं थी, पहली चीज थी कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। 1813 में जो था कि भारत में केवल भारत के साथ समाप्त किया गया था, भारत में व्यापार के अधिकार को कंपनी के, लेकिन चाइना के साथ उसका जो था 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। चीन के साथ याद रखिएगा कि 1813 में जो था वो चीन के साथ 20 वर्षों के लिए व्यापार को बढ़ा दिया गया था। लेकिन चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब केवल कंपनी का काम भारत में जो उसके अधिपत्य क्षेत्र था, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, उस पर केवल शासन करने का रह गया। दूसरी मुख्य व्यवस्था जो थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो अभी तक तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत में के गवर्नर जनरल आता है कभी कभी क्वेश्चन कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद कब हुआ, तो क्या था 1833। भारत में 1833 में पहले भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। और इसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, तो वो था बंगाल का
कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में हो। बंगाल का पहला जो था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक 1833 में। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, इनके विधि निर्माण की उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। विधि निर्माण का जो पूरा अधिकार था वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को जो है विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान कर दिया गया कि भारत में कंपनी के द्वारा जो भी कंपनी के अधिपत्य क्षेत्र में प्रदेश है उसके लिए विधि का निर्माण कौन करेगा? गवर्नर जनरल, और उसकी परिषद करेगी। विधि निर्माण का अधिकार वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल को दिया गया। और तब से जो 1833 से पहले कानून बनाए गए थे उनको कहा गया नियामक कानून। क्या कहा गया? नियामक कानून। और उसके बाद से विधि निर्माण का जो हुआ उसको एक्ट या अधिनियम कहा गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नर जनरल 1833 में गवर्नर जनरल को जब विधि निर्माण के लिए का अधिकार प्राप्त किया गया तो उसके पहले जो कानून बने हुए थे उसको नियामक कानून, और उसके बाद जो कानून बने उसको एक्ट या अधिनियम कहा गया। चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस अधिनियम के तहत हुआ वो था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना है, ये चीज याद रखिए। सबसे पहले क्या हुआ था? गवर्नर जनरल के को लेकर के 4 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ? एक सदस्य हटा करके 3 कर दिया गया। पुनः चार्टर अधिनियम 1833 में जो 3 सदस्यीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसमें एक नया सदस्य, विधि सदस्य, उसको बोलते थे विधि सदस्य, उसका प्रवेश हुआ और गवर्नर जनरल की जो 3 सदस्यीय समिति थी उसको 4 सदस्यीय बना दिया गया। पांचवा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो राजस्व के संबंध में। राजस्व के संबंध में जो भी निर्णय लेना था उसका अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिया गया। और साथ ही साथ संपूर्ण देश के लिए, जो कंपनी के अधिपत्य क्षेत्र में था, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट के निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को अधिकृत कर दिया गया। उसके साथ ही जो छठा महत्वपूर्ण परिवर्तन था 1833 अधिनियम में वो था विधि आयोग की स्थापना की गई। देश में कानून बनाने के लिए एक विधि आयोग जो संपूर्ण देश के लिए विधि का निर्माण करेगा, और उसका जो विधि आयोग का अध्यक्ष था पहला वो था लॉर्ड मैकाले। 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई। साथ ही साथ 1833 अधिनियम के तहत अभी तक जो भी कंपनी में अधिकारी नियुक्त होते थे वो कहाँ से? कंपनी के जो वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो नियुक्त कर देते थे, वही कंपनी में महत्वपूर्ण पद पाते थे। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होनी थी वो प्रतियोगिता के माध्यम से कराने के लिए नियम बनाया गया। हालांकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उस समय शुरू नहीं हो पाया, लेकिन जो सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन था वो 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया था। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और भी हुआ था कि कंपनी के शासित प्रदेश में जो भी भारतीय थे उनको धर्म, जात, रंग और स्थान के आधार पे इस तरह से नहीं किया जाएगा कि उनको धर्म और जात, रंग और स्थान के आधार पे कोई पद लग दिया जाए। हालांकि ये भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये दोनों व्यवस्थाएं लागू नहीं हो सकी जो आगे चल के हुआ। लेकिन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे चार्टर अधिनियम के तहत हुए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिंक था, और बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। साथ ही जो 3 सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी उसको 4 सदस्यीय कर दी गई। एक विधि के सदस्य को और शामिल किया गया। 5वां राजस्व के संबंध में गवर्नर जनरल की परिषद को पूरा अधिकार दे दिया गया। साथ ही पूरे देश के लिए एक ही बजट के निर्माण का अधिकार दिया गया। छठा जो था एक विधि आयोग जो भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में विधि बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। उसका पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाया गया। सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन इसी चार्टर अधिनियम 1833 में प्रावधान किया गया। और धर्म, जात या रंग व स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जाएगा। हालांकि ये दोनों मैं बता चुका हूं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उस समय लागू नहीं हो सका। अब हम आगे पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1853। आप लोगों को क्या करना है
कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं पॉइंट वाइज आप उसको ध्यान दीजिए, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको फ्लोरल डायग्राम के तहत बताई जाएंगी, हर एक किसमें क्या परिवर्तन हुआ, और चीज़ों को हमेशा क्या करना है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करके जब आप अध्ययन करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी और परीक्षा में आप अच्छे ढंग से उसको हल करके आएंगे। हम लोग अब देखेंगे चार्टर, हम लोग अभी तक देख चुके हैं चार्टर अधिनियम 1833 के बाद चार्टर अधिनियम 1853 आया। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा जो विधायिका थी उसको सशक्त बनाने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए चार्टर अधिनियम 1853 आया। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक दोनों कार्यों को 1853 के द्वारा अलग अलग कर दिया गया। तो पहले क्या था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो विधायी और प्रशासनिक काम दोनों देखती थी, लेकिन चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद दो रूपों में बांट दिया गया। विधायी परिषद का काम था कानून बनाना और प्रशासनिक परिषद जो थी वो प्रशासन का कार्य देखती थी। उसके साथ ही साथ 6 नए सदस्यों की गवर्नर जनरल की परिषद में वृद्धि कर दी गई और अब जो पहले 6 सदस्य थे वो टोटल हो गए 12। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि हुई 1853 के द्वारा और गवर्नर जो सदस्य की संख्या हो गई वो 12 हो गई और ये 12 सदस्य मिलकर विधान परिषद का निर्माण करते थे। जो नए सदस्य जो 6 बने वो कौन कौन थे, जो बंगाल का न्यायाधीश था एक उसको लिया गया, एक कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लिया गया और 4 जो थे वो बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा प्रांत के एक सदस्य को, आगरा प्रांत की कार्यकारिणी के एक सदस्य को मिला के 6 सदस्यों को मिला के विधान परिषद बनाया गया जो 12 सदस्यीय थी। यही विधान परिषद जो पृथक विधान परिषद थी ये आगे चल के लघु संसद के रूप में परिवर्तित हुई और यहीं से जो संसद का विकास था, संसदीय विकास जो था वो 1853 के चार्टर अधिनियम से शुरू हुआ। यहाँ से जो संसदीय विकास का स्वरूप था वो यहीं से परिलक्षित होता है और आगे चल के जो भारत की इतनी बड़ी संसद बनी वो यही चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा ही बनी। साथ ही साथ जो निदेशक मंडल थे उनकी सदस्य संख्या 24 थी, उनको घटा करके 18 कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो 24 सदस्य होते थे उनकी संख्या को घटा करके 18 कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो था चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा वो था क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। अभी तक क्या था कि कहीं से भी कोई भी सदस्य ले लिए जाते थे, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में चार्टर अधिनियम 1853 में नियम बनाया गया कि वहां के क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत आया वो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा आया। साथ ही साथ जो एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन था चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा वो था जो कंपनी में अभी तक सिविल सेवक भर्ती होते थे, जो भी सिविल सेवक अभी तक कंपनी में भर्ती होते थे वो क्या होते थे, नामजदगी के सिद्धांत पर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था, उनका नाम दे देता था और उन्हीं के आधार पर उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन नामजदगी का जो सिद्धांत था वो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की जो कवायद थी वो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा शुरू की गई। साथ ही साथ भारतीयों को भी सिविल सेवा के रूप में लेने के लिए चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा प्रावधान किया गया। तो चार्टर अधिनियम 1853 के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे वो थे गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों में अलग अलग विभाजित किया गया, 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जो 12 सदस्यीय विधान परिषद थी वो लघु संसद के रूप में आगे परिवर्तित हुई, निदेशक मंडल की संख्या जो 24 थी घटाकर 18 कर दी गई, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया और नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा सिविल सेवकों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का जो संवैधानिक विकास का और सारा चार्टर अधिनियम है, जो सारे एक्ट हैं वो हम अपना अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।